बहरहाल एलेक टेस का रेप कर देता है, उसे सेड्यूस कर देता है और ये प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और फिर ये बाद में ना रोना शुरू कर देती है कि इसने मुझे सेड्यूस कर दिया है, अब मैं कहीं की नहीं रही। और एलेक जिसका मकसद ही शुरू से ये होता है कि मैं बस इसे सेड्यूस करूँ, तो उसका मकसद भी पूरा हो जाता है, फिर उसका इसकी तरफ भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। अब टेस प्रेग्नेंट होने के बाद अपने घर यानी जो इसका पुराना गांव होता है, जहाँ पे इसकी सारी फैमिली रह रही होती है, उसकी तरफ मूव करती है। और जब ये घर आती है ना, तो ये बड़ी सैड होती है फटे पुराने हालात के अंदर। तो इसकी माँ बड़ी जोश खरोश से इसका इस्तकबाल करती है कि मेरी बेटी टेस आ गई जॉब से, बड़े पैसे भेज रही है आजकल। तो टेस इसे कहती है कि जो एलेक है, पहली बात तो ये कि वो डब्ल्यू बाय फील्ड फैमिली से बिलोंग ही नहीं करते, वो स्टोक्स फैमिली से रिलेटेड है। और इसकी माँ भी ब्लाइंड है, और उसने मेरे साथ सारी स्टोरी ये बताती है उसे कि ये उसने मुझे सेड्यूस कर दिया है, उसने मुझे मेरा रेप कर दिया है। और टेस की जो मदर होती है, जब ये सुनती है कि एलेक ने इसे सेड्यूस कर दिया है, तो ये टेस के ऊपर ही गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें पता नहीं था किस तरह से खुद को सेफ रखना है। हालांकि 16 साल की वो बच्ची है, जब उसको काम के ऊपर इन्होंने भेजा है एक यानी कि एलेक के साथ लालच में आकर, तो तब नहीं इसे पता था। तो इसकी मदर ना उसे ही कहना शुरू कर देती है कि तुम्हें कोई अकल नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। अब टेस इसे कहती है कि मैं अकेली उधर जंगल में थी, उसने मुझे सेड्यूस कर दिया है, उसने मेरे साथ रेप किया है, मैंने कोई खुशी के साथ तो नहीं ना उसके साथ किया। तो जब टेस की मदर जोर जोर से चिल्लाती है, इसके ऊपर गुस्सा करती है, तो आसपास के जो लोग होते हैं गांव के अंदर, उन्हें भी पता चल जाता है कि टेस गांव के अंदर आ चुकी है और एलेक ने इसका रेप कर दिया है, अच्छी फैमिली के पास गई थी ये। हाँ, तो सारे गांव के अंदर बात फैल जाती है कि टेस रेप्ड हो चुकी है। अब हमें पहले ही पता है कि टेस प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसके पास एक बच्चा पैदा होता है। और अब इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, चर्च के अंदर भी, चर्च यार्ड के अंदर भी, यानी कोई भी ये नहीं मान रहा होता। वो कहते हैं कि इसको बैप्टाइज्ड करते हैं। ये क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रस्म है, जब बच्चे को उसके फादर का नाम दिया जाता है, उसे नहलाया धुलाया जाता है, यानी मुकम्मल तौर पर उसे क्रिश्चियन बनाया जाता है, तो उसे कहते हैं बैप्टाइज्ड। और अब इसके बच्चे को कोई बैप्टाइज्ड करने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो कहते हैं कि ये बच्चे को हम कोई नाम नहीं देंगे, इसको चर्च के अंदर भी ना लेके आई, ये तो हराम की औलाद है, इसके फादर का नाम ही नहीं है इसके पास, इसका फादर भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो टेस कहती है जैसा भी है मेरा बेटा है, मैंने तो इसको अपने पास ही रखना है। अब टेस खुद से ही अपने बेटे को नाम देती है सोरो, यानी कि दर्द, SORROW, सौरो का इसे अपने बेटे को नाम देती है। लेकिन 2-3 दिन बाद इसके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। अब जब टेस के बेटे की डेथ हो जाती है, तो इसको दफनाने के लिए भी जो चर्च यार्ड के प्रीस्ट वगैरह हैं वो इजाज़त नहीं देते। वो कहते हैं कि इसको जहाँ मर्जी दफना दो, यहाँ कब्रिस्तान के अंदर इसको नहीं दफनाया जाएगा। तो फिर टेस खुद से ही एक जगह पर एक गड्ढा खोदती है और अपने बेटे सौरो को वहाँ पे दफना देती है। अब सारी सोसाइटी टेस के खिलाफ होती है और उसको ताने दे रही होती है कि देखो इसने क्या काम किया है, ये पता नहीं कहाँ से प्रेग्नेंट होके आ गई है। इस तरह से उसके खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। अब ना टेस बड़ी परेशान होती है और वो इन लोगों से दूर जाना चाहती है, कहीं बहुत दूर। तो कुछ ही दिनों बाद या कुछ महीनों बाद उसे एक जॉब ऑफर हो जाती है एक डेयरी फार्म के अंदर। तो टेस कहती है कि अपने पेरेंट्स से, मीन्स उनसे ये कहती है कि मैं एक डेयरी फार्म के अंदर जॉब करने के लिए जा रही हूँ और वहाँ से आपको पैसे वगैरह भेजती रहूँगी। और जब टेस डेयरी फार्म पर पहुंचती है, तो वहाँ पर रिचर्ड, जो कि इस डेयरी फार्म का ऑनर होता है, वो खड़ा होता है, जो कि बड़े अच्छे लिबास के अंदर यानी वेल ड्रेस्ड बंदा होता है, जिसकी वजह से ये देखते ही समझ जाती है कि ये इस फार्म का ऑनर है। और वो इसकी डेमो करता है, यानी इससे क्वेश्चन आंसरिंग करता है और इसको जॉब के ऊपर रख लेता है। अब इस डेयरी फार्म के अंदर टेस के अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिनके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ भी शामिल होते हैं। और यहाँ पे एक लड़का एंजल भी काम कर रहा होता है। अब याद करें, मैंने बताया था ना कि जब ये अपने गांव के अंदर थी, तो वहाँ पर इसको एक लड़का बड़ा अच्छा लगता था जो एंजल था। तो ये वही एंजल है जो अपने घर से लड़ाई करके निकला हुआ है कि मैं फार्मिंग करनी है, और यहाँ पर एक डेयरी के ऊपर काम कर रहा है। और अब टेस भी यहाँ पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जाकर इनकी मुलाकात होती है। जैसी टेस आती है, इसको नहीं पता चलता कि ये मतलब कि टेस आ गई है, क्योंकि इनकी मुलाकात नहीं होती। कुछ दिनों बाद ना एंजल टेस को देखता है तो बड़ा खुश होता है और टेस भी बड़ी खुश होती है। लेकिन वो अपने पास्ट की वजह से खौफजदा होती है, क्योंकि अब वो सोचती है कि मैं पहले वाली टेस नहीं रह गई, मैं सेड्यूस हो चुकी हूँ, एक बच्चे की माँ भी बन चुकी हूँ और उसकी भी डेथ हो चुकी है। लेकिन एंजल्स को इन बातों का पता नहीं होता। वो इसको दोबारा से यानी जब देखता है एंजल
एंजल तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये उसके लिए मतलब कि बड़ा हीरो बना फिरता है। हालांकि मैंने बताया है ना कि डेयरी के अंदर और भी गर्ल्स होती हैं, वो सारी की सारी एंजल के ऊपर मरती हैं, लेकिन एंजल मरता है टेस के ऊपर। तो जिसकी वजह से वो ना सारी टेस से थोड़ा सा जेलसी फील करती हैं और उसे कहती हैं कि ये एंजल्स ने ऐसा तुम में क्या देख लिया है कि अभी कल तुम आ रही हो और तुम्हारे पीछे ही पड़ा रहता है। तो ये उसे कहती है मुझे नहीं पता, यानी उनको ये नहीं बताती कि मैं एक ही गांव से हैं पीछे। अब इस डेयरी फार्म से तमाम लोग मिलकर एक दिन चर्च के अंदर जाते हैं, और जब ये चर्च के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर ना एक पुल यानी आता है एक नदी के ऊपर से जो टूट जाता है, जिसकी वजह से जो गर्ल्स होती हैं वो कहती हैं कि एंजल्स हमें बचाओ हमें बचाओ। तो एंजल्स बड़ा हीरो टाइप बनता है, वो कहता है लो जी अभी बचा लेते हैं। तो ये सारी गर्ल्स की हेल्प करता है, और जब टेस की बारी आती है तो टेस भी शर्मा रही होती है, एंजल्स भी कहता है आजा सोनियो अभी बचा लेते हैं तुम्हें। तो जिसकी वजह से सारी डेयरी फार्म को और जो डेयरी का ऑनर रिचर्ड होता है उसे भी पता चल जाता है कि ये जो टेस और एंजल्स हैं ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन टेस अंदर ही अंदर ये सोचती है कि एंजल मेरी तरफ बड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, अगर इसने मुझे मैरिज के लिए कहा तो मैं इसको मना कर दूंगी क्योंकि मेरा पास्ट बड़ा ख़राब हो चुका है। लेकिन जो एंजल होता है वो कहता है कि मैं तो शादी करनी है तो टेस से ही करनी है। एक दिन टेस और डेयरी फार्म वाली दूसरी गर्ल्स ये सब मिलकर बैठी होती हैं, तो दूसरी गर्ल्स कहती हैं कि टेस तुम्हें पता है ये जो एंजल्स है ये पीछे से एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके फादर प्रीचर्स हैं और इसके जितने भी बहन भाई हैं वो कैम्ब्रिज से डिग्री होल्डर हैं। तो ये उसे कहती है हाँ मुझे पता है। तो ये कहती हैं कि हमसे इसने फिर क्या शादी करनी, तुमसे या हमसे, हम तो डेयरी के अंदर यानी इधर वॉकर हैं धक्के खा रहे हैं, तो ये तो शादी करेगा किसी अच्छी लड़की के साथ। और एक उनमें से कहती है कि अभी ना एंजल्स के घर वालों से मुझे खबर मिली है कि इसके लिए किसी डॉक्टर की बेटी का रिश्ता आया है। तो ये सुनकर टेस थोड़ा परेशान भी होती है, लेकिन वो फिर सोचती है हाँ एक तो मतलब मेरा पास्ट बड़ा ख़राब है, दूसरे नंबर पर मैं गरीब हूँ, मुझसे ये क्यों करेगा, अच्छी भली फैमिली से बिलोंग करता है। तो जिसकी वजह से ना मैरिज को लेकर ये एंजल से कुछ ज़्यादा रिलेटेड नहीं होती, लेकिन ये उससे प्यार करती है शुरू से ही। एक दिन टेस बैठी गाय का दूध धो रही होती है और एंजल इसे पीछे से देख रहा होता है। टेस को पता होता है कि एंजल मुझे पीछे खड़ा देख रहा है, तो एंजल को ना ये बड़ी इनोसेंट सी लगती है कि क्या यार बेचारी 16 साल की लड़की, मतलब अब इसकी एज 20 साल हो चुकी है। तो ये कहता है 20 साल की लड़की है और कितना वो कर रही है, इसका फादर बड़ा शराबी सा बीमार हो गया, कितनी अच्छी, बड़ी इसे ना इनोसेंट सी लगती है। तो ये उसको जाके हक कर लेता है, तो जिसकी वजह से जो टेस होती है वो रोना शुरू कर देती है और ये उसको किस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये फिर सोचता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। टेस रोई जाती है इसके साथ गले लगे हुए। तो एंजल से कहता है हुआ क्या, रो क्यों रही हूँ, ये कहती है कुछ नहीं, बस रोई जाती है। अब कुछ ही दिनों बाद एंजल टेस को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है और टेस उसे रिजेक्ट कर देती है और ये कहती है कि हम बड़े गरीब हैं, आपके फादर प्रेचर हैं, आप तो अच्छी भली फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन एंजल उसे कहता है कि ये बातें ना करो, मुझे गरीबी है मेरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरा भी ये शौक़ है मैं फार्मिंग करो और तुम्हें तो एक्सपीरियंस भी है। तो ये उसे ना यही कह के रिजेक्ट करती है कि नहीं मैं गरीब हूँ, हालांकि मेन मसला वो इसके पास्ट वाला होता है। तो ये लेकिन उसे रिजेक्ट करती रहती है। तो ये जो एंजल्स है ये थोड़ा सैड हो जाता है और इसकी जान नहीं छोड़ता। तो टेस अपनी मदर को यानी मिसिस जॉन डरबायफील्ड को लेटर लिखती है और उसे बताती है कि इस तरह से यहाँ पे एंजल भी मौजूद है और इसने मुझे मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया है। तो इसकी मदर कहती है कि आगे तुमने चवल मार दी थी, अब इसको पास्ट के बारे में बिल्कुल भी ना बताई और इसके साथ शादी कर लो, ठीक है बड़ा अच्छा लड़का है। तो टेस अपनी मदर को बात करने के बाद एंजल को शादी के लिए हाँ कर देती है। अब जो एंजल के घर वाले हैं इनको भी तो प्रॉब्लम है कि एक तो इसने अपने फादर के कहने पर कैम्ब्रिज से डिग्री नहीं ली, फार्मर बनने को फिरता है, और दूसरे नंबर पर वो मानेंगे या नहीं। तो अब एंजल इसे कहता है कि बड़ी खुशी हुई आपने मुझे जो है वो मैरिज के लिए हाँ कर दी, अब मैं अपने घर से ज़रा एक चक्कर लगाऊं। तो काफ़ी अरसे बाद जब एंजल अपने घर जाता है तो इसके फैमिली वाले इससे मिलते हैं और जो इसका फादर प्रीचर होता है वो कहता है कि एंजल इतनी देर से कहाँ चले गए थे यार, बन लो फार्मर, कोई नहीं इन्होंने कैम्ब्रिज से डिग्री ले लिया तो क्या कर लिया इन्होंने, बन जो कोई रोला नहीं, आप बनो वो जो बनना चाहते हो फार्मर। तो ये उसे कहता है बाजी मैं ना एक कुड़ी नाल प्यार करता हूँ और मैंने शादी भी उसी से करनी है। तो वो कहता है पहले तो तुमने फार्मर बनने वाली ज़िद की, उस पे मान गए, अब शादी हमारी मर्ज़ी से कर लो, डॉक्टर की बेटी का रिश्ता आया हुआ है। तो ये कहता है नहीं जी अब्बा जी आपको तो पता ही है कि मैं एक फार्मर बनना चाहता हूँ और मुझे फिर वाइफ भी ऐसी ही चाहिए जिसके पास फार्मिंग वाली स्किल्स हो, यानी कल को वो मेरी हेल्प कर सके। तो इसका अब्बा से कहता है कि अच्छा बेटा एंजल अब दोबारा से ना भाग जाए, चलो जिससे तेरा दिल करता है तू शादी कर ले। ये बड़ा खुश दोबारा डेयरी फार्म की तरफ जाता है कि अभी मैं बहू लेके आता हूँ आपकी। तो एंजल टेस को
को जाकर बताता है कि मान गए हैं मेरे घर वाले भी, अब हमारी शादी होगी। टेस भी बड़ा राज़ी होती है, लेकिन टेस अंदर ही अंदर ना उसको ये बात खाई जाती है कि मैं अपने पास्ट के बारे में इसको बता दूं। तो ये उसे ना एक होटल के अंदर लेकर जाता है, यानी कुछ दिनों के लिए ये कहते हैं कि अब डेयरी को छोड़ें, चलो कोई रोमांस वगैरह करते हैं। तो शादी से पहले ये एक होटल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर ये इसका बड़ा ख्याल रखता है एंजल टेस का। तो टेस ये फैसला करती है कि ये एंजल मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है, मैं इसको धोखा नहीं दे सकती, मैं इसको बता दूंगी कि मेरे साथ पास्ट के अंदर जो भी हुआ है। तो ये ना उसको बताने की कोशिश भी करती है होटल के अंदर जब ये रूम में होते हैं, लेकिन ये कह नहीं पाती। तो फिर ये ना एक लेटर लिखती है, और लेटर को जो दरवाज़ा होता है ना उसके नीचे से इस तरह से सरका देती, निचले हिस्से से। अब जाहिर सी बात है, होटल के अंदर जो ज़मीन है, जो फर्श होता है, उसके ऊपर ना कारपेट भी बिछे होते हैं। अब ये लेटर एंजल के हाथ में नहीं आता, बल्कि ये कारपेट के नीचे चला जाता है। तो जब एंजल सुबह उठता है तो ये बड़ा खुश होता है कि मेरी टेस के साथ शादी होने वाली है, इससे प्यार करता होता है। जो लेटर होता है वो तो कारपेट के नीचे चला गया, वो तो एंजल ने पढ़ा ही नहीं होता। तो अब टेस को ये लगता है कि इसने लेटर पढ़ लिया है, लेकिन ये अब भी मुझे अपनाने को तैयार है, कितना अच्छा इंसान है ये एंजल। तो ये ना उसकी और भी ज़्यादा फ़ैन हो जाती है और भी उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब एंजल और टेस दोनों की शादी हो जाती है, और सुहाग रात को बैठे ये एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो जो एंजल होता है ये कहता है, टेस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। होता ही है ना सुहागरात में, वैसे मेरी तो नहीं हुई अभी, तो सुना हुआ है कि एक दूसरे के साथ पिछली तमाम बातें बता दी जाती हैं, लेकिन कभी आपने कोई चांद वगैरह चढ़ाया हो तो ना बताना, ना बताना, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ। तो अल्लाह पाक सबको बचाए, आमीन। तो एंजल टेस से कहता है कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं ना एक दफ़ा लंदन गया था, और वहाँ पे एक एज्ड वूमेन थी, यानी एज वाली वूमेन थी। तो मैंने ना उसके साथ कुछ रातें गुजारी थी, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए हुए थे। तो टेस जो कहती है वो कहती है, मुझे खुशी है कि तुमने ये मुझको बता दिया, और मैंने भी तुम्हें बता दिया था, तो लेकिन तुमने फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया है। तो ये कहता है, तुमने क्या मुझे बता दिया? तो टेस उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुमने लेटर नहीं पढ़ा था? तो ये कहता है कि कौन सा लेटर? अब टेस को यहीं पे चुप हो जाना चाहिए था, लेकिन टेस उसे सारी स्टोरी बता देती है कि इस तरह से एलेक ने मेरे साथ रेप किया, मेरे पास एक बच्चा भी था। अब ये सुनते ही एंजल्स कहता है, ना 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 ना, दूर हट जा मुझसे, तू तो पहले यूज्ड है। तो ये उससे कहता है, नहीं, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं, मैं तेरे साथ रहना ही नहीं। अब टेस उसकी बड़ी मिन्नतें करती है कि मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मैं तुम्हारी नौकर बन के सारी उम्र रहूँगी, तुम जैसे कहोगे मैं सारी उम्र वैसे ही करूँगी, तुम्हारे पाँव की जूती बन के पड़ी रहूँगी। तो जो एंजल्स होता है वो मानने को तैयार नहीं होता, वो इसे कहता है कि बस ना मुझसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, कोई स्वागत वगैरह नहीं करते, और सो जाते हैं। अब सुबह एंजल उठता है और बाहर चला जाता है, और जब ये वापस घर आता है तो देखता है कि टेस काम कर रही होती है। तो ये उसे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ये इस तरह सर्वेंट्स की तरह, नौकरों की तरह काम ना करो, बल्कि ये लो पैसे, अच्छे कपड़े पहनो। तो टेस उसे कहती है कि जो देखो मेरे साथ हुआ है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, और अगर तुम मुझको डिवोर्स देना चाहते हो ना तो दे दो। तो जो एंजल्स होता है वो कहता है, ले हलवा कोई तुम्हें डिवोर्स दे दो अब मैं? तो ये कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरी वाइफ ही रहोगी। तो लेकिन ना ये उसके साथ बिहेव चेंज कर लेता है। तो एक दिन टेस इसे कहती है कि एंजल तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, तुम मुझे किस वगैरह भी कोई नहीं करते। तो एंजल इसकी बात को टाल देता है, और ये उसे कहता है कि मैं ना अब कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ काम के सिलसिले में लंदन, तो या ब्राज़ील जा रहा हूँ, तो अब मैं वहाँ पर ही रहूँगा और पैसे तुम्हें भेजता रहूँगा। अब टेस को भी समझ आ रही होती है कि इसने मेरे पास की वजह से ये मुझसे यकदम से दूर हट गया है। तो टेस कहती है, ना जाओ, तुम्हारे अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। तो ये उसे कहता है, नहीं नहीं, काम करना भी तो ज़रूरी है, और ये ब्राज़ील चला जाता है। अब याद रखिएगा कि जब ये ब्राज़ील जाने लगता है ना, तो वो डेयरी फार्म के ऊपर और भी लड़कियां होती हैं। तो एक लड़की इसको पसंद करती होती है, एंजल को। तो ये ना उस लड़की को कहता है कि तुम चलोगी मेरे साथ ब्राज़ील? वो कहती है, हाँ चलूँगी। तो जब ये उस लड़की के साथ जा रहा होता है तो ये उसको कहता है, क्या तुम मुझे टेस से ज़्यादा प्यार करती हो? तो ये लड़की उसे कहती है, नहीं, टेस तो तुम पर अपनी जान देती है, मैं जान नहीं तुम्हारे लिए दे सकती। तो जिसकी वजह से ये फिर उधर ही लड़की को उतार देता है और कहता है कि हम दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर लूँ। तो जिसकी वजह से टेस, जब उसे पता चलेगा, या मुझे ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ, और ये वहीं लड़की को उतार देता है।
और ब्राज़ील जाकर ये वाइन्स पीता है, बार में फिरता है और बड़ा परेशान होता है, बीमार हो जाता है एंजल्स। तो अब ये उसको ना बड़े लेटर्स वगैरह भी लिखती है कि एंजल्स वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन एंजल्स ने जाते हुए इसे ये बात कही होती है कि मेरी फैमिली के पास तुम कभी ना जाना, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी ज़रूरत हो ना पैसों वगैरह की, तो मुझसे ले लेना, ये जो ज़ेवर है ये बेच देना, ये घर बेच देना, लेकिन मेरी फैमिली के पास ना जाना। जिसकी वजह से टेस काफ़ी दफ़ा कोशिश भी करती है कि इसकी फैमिली के पास जाए और उनसे कहे कि ब्राज़ील के अंदर जहाँ पर एंजल्स है उसे वापस लेके आओ, मेरा अब उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन जो उसने मना किया होता है एंजल ने से, इसलिए टेस इसकी फैमिली के पास नहीं जाती। लेकिन एक दिन ना उसे पता चलता है कि ब्राज़ील जाते हुए ये एक लड़की को अपने साथ लेकर गया है। तो फिर टेस कहती है कि अब तो हद हो गई और ये इसकी फैमिली के पास जाने का फैसला करती है। अब जहाँ पर एंजल्स की फैमिली रह रही होती है, जब टेस वहाँ पे जाती है तो इसे पता चलता है कि वो सारे चर्च के अंदर गए हैं। तो ये चर्च की तरफ जाती है, तो वहाँ पर अब ये चर्च के पास ही पहुँचती है, तो वहाँ पर इसके घर वाले ये बातें कर रहे होते हैं कि क्या यार एवें टेस के साथ उसने शादी कर ली है, हमारा इतना अच्छा बेटा एंजल था, तो क्या मतलब कि अब ब्राज़ील चला गया है और पता नहीं हमसे दूर चला गया है, कितनी इसकी शादी कैसी गुजरी है, तो इससे बेहतर था कि डॉक्टर की बेटी के साथ ही शादी करता। तो टेस यहाँ पर ही चुप हो जाती है, उनसे मिलती भी नहीं बल्कि वापस आ जाती है। अब टेस जब वापस आ रही होती है तो रास्ते में एक प्रीचर्स यानी एक प्रीस्ट ना लोगों से ये तबलीग कर रहा होता है खड़ा कि देखो गुनाह से बाज आ जाओ और अपने गॉड की तरफ आ जाओ, मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा गुनाह किया था और मैं आज तक उसे भुगत रहा हूँ। अब ये खड़ी होकर ना वहाँ पे उस प्रीचर की बातें सुनना शुरू कर देती है और जब ये गौर से देखती है, ये तो वो एलेक लड़का होता है जिसने इसको सेड्यूस किया होता है, जिसने इसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद की होती है। तो टेस वहाँ पे खड़ी होकर सोचती है कि देखो इसको तो गॉड ने भी मतलब रख लिया है, इसने मेरी सारी ज़िंदगी तबाह कर दी, मेरा हस्बैंड छोड़कर मुझे चला गया और अब ये प्रीस्ट बन गया है। और जो ये प्रीचर यानी एलेक होता है, ये टेस को देख लेता है और भाग कर इसके पास आता है और इसे कहता है कि मैं बदल गया हूँ, मेरे साथ अब तुम शादी कर लो और मेरे साथ चलो। तो ये उसे कहती है नहीं। अब एलेक दूसरे दिन प्रीस्ट वगैरह वाले कपड़े उतार कर टी-शर्ट और अच्छे वेल ड्रेस्ड होकर इसके सामने आता है और कहता है कि मैं वो प्रीचर यानी प्रीस्ट वाला काम छोड़ दिया है, अब तुम मुझे मिल गई हो, प्लीज़ मेरे साथ शादी कर लो, मैंने बड़ा तुम्हारे साथ गलत किया है और देखो मैं आज तक उसे भुगत रहा हूँ और अब मैं बदल गया हूँ। तो इस पर टेस इसे मना करती है और कहती है नहीं नहीं तुम चले जाओ। जब एलेक इसे ज़्यादा परेशान करता है तो टेस उसे बताती है कि मैं मैरिड हूँ, मैंने एंजल के साथ शादी कर ली है और वो ब्राज़ील गया हुआ है और अब तुम मेरी जान छोड़ दो। तो एलेक सारा पता करवा लेता है कि इसने अपने पास्ट के बारे में एंजल्स को बताया है और वो इसे छोड़ के चला गया है, वो कोई ब्राज़ील काम करने के सिलसिले में कोई नहीं गया। तो ये उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है, ये इसकी फैमिली के पास भी आता है और इसकी मदर को भी कहता है कि आप अपनी टेस को कहें ना कि अब एंजल्स ने तो आना कोई नहीं, वापस मेरे साथ शादी कर लें। तो अब इसी दौरान ना इसके फादर की डेथ हो जाती है, जॉन डरबा फील्ड्स की डेथ हो जाती है और टेस की फैमिली का सारे का सारा सहारा ही ख़त्म हो जाता है। मैंने पहले ही बताया है कि ये किराए के मकान में रह रहे होते हैं, यानी जो गिरवी पहले ही पड़ा होता है और ये फैमिली वाले पहले इसके छोटे बहन भाई होते हैं सारे। तो ये बड़ी परेशान होती है और इसकी माँ इसे कहती है कि देखो एलेक अब सुधर गया है और जो एंजल्स है उसका तो कोई पता नहीं वो ब्राज़ील से आए या ना आए, तो तुम ऐसा करो अब एलेक जब बदल गया है तो इससे शादी कर लो, हमारे कुछ हालात भी ठीक हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से टेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। टेस एलेक्स से कहती है देखो कि पहले भी मजबूरी थी और आज भी मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ रह लेती हूँ, जहाँ तुम कहोगे मैं रह लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी, शादी मैंने सिर्फ एंजल्स के साथ ही की है। तो एलेक्स कहता है ठीक है ना करो शादी मेरे साथ, लेकिन मेरे साथ कम से कम तुम रहो। तो ये उसके साथ जाकर वहीं जगह पर यानी पहली दफ़ा जहाँ पे इसकी वो ब्लाइंड माँ होती है, जहाँ पे इसके साथ सारा कुछ हुआ होता है, तो वहीं जगह पर ये एलेक्स के साथ रहकर रहना शुरू कर देती है। अब ब्राज़ील के अंदर बैठे हुए एंजल्स कब तक नाराज़ रहते हैं, ये भी वहाँ से ब्राज़ील को छोड़ता है और अपनी फैमिली के पास वापस आता है। तो इसकी फैमिली उसे बताती है कि ये इतने लेटर्स जो भी ये लिखती थी ना, तुम्हारा एड्रेस तो उसे पता नहीं था ब्राज़ील के अंदर, तो वो हमारे पास आ जाते थे। तो ये सारे लेटर्स पढ़ता है जिसके अंदर इसने यही लिखा होता है कि तुम आ जाओ वापस एंजल्स, तुम आ जाओ, अब तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये तमाम लेटर्स पढ़कर ये रोना शुरू कर देता है और टेस को ढूंढना शुरू कर देता है और ये टेस की फैमिली वालों के पास जाता है। तो इसकी मदर जो टेस की होती है वो इसे बताती है कि वो तो एलेक के साथ चली गई है बड़ी दूर, बड़ा उसने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम तो आए ही नहीं, उसे छोड़कर चले गए थे।
अब एंजल उसी जगह पर जाता है जहाँ पर एलेक और टेस दोनों रह रहे होते हैं, और ये वहाँ जाकर एक नौकरानी होती है उसे कहता है कि तुम ज़रा टेस को बुला दोगे। तो वो कहती है कि अच्छा मैं बुलाता हूँ। ये उसे पूछने की कोशिश भी करता है कि ये टेस इसके साथ क्यों रह रही है, ये सारे इतने बड़े घर वगैरह किन के हैं। तो लेकिन ये चुप करके खड़ा रहता है। अब इतने में ना ऊपर से टेस ने बड़ा अच्छा वेल ड्रेस्ड लिबास पहना होता है और वो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, और एंजल्स जो है ये उसे इस तरह से देख रहा होता है। अब टेस इसके पास आती है और इसका हाल पूछती है। एंजल्स रोना शुरू कर देता है और टेस से माफ़ी मांगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ था इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है, मुझे माफ़ कर दो और चलो मेरे साथ। तो ये कहती है कि सोच लो, अब मैं एलेक के साथ रह रही हूँ लेकिन मैंने उससे शादी क्यों नहीं की। तो एलेक इसे कहता है कि छोड़ सब कुछ, चल मेरे साथ, लेकिन ये जाने से इनकार कर देती है। और जो एंजल्स होता है ये बड़ा सैड जो है ये वापस जाना शुरू कर देता है और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और ट्रेन का इंतज़ार करने लग जाता है। अब एक शोर सा मच जाता है कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। तो सब के सब ना देखते हैं कि जो एलेक होता है इसको खंजर के ज़रिए से टेस ने मार मार के इसका मर्डर कर दिया है। और टेस अब एक इस तरह से वो क्या स्कार्फ लिए हुए आती है एंजल के पीछे, और जब एंजल रेलवे स्टेशन पर खड़ा पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो टेस बड़ी स्माइलिंग दे रही होती है और ये बड़ी सेटिस्फाइड होती है, यानी बड़ा खुश होती है कि जिस आदमी ने, जिस इंसान ने यानी एलेक ने रेप करके मेरी ज़िंदगी ख़राब की थी, मैंने उसका मर्डर कर दिया है। और बाकी की इसको परवाह नहीं होती कि अब मुझे फांसी हो, उम्र कैद हो, लेकिन ये बड़ी सेटिस्फाइड होती है कि मैंने आज उसको मार दिया है। अब एंजल और टेस एक दूसरे के गले मिलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये ना दोनों एक दूसरे के साथ 5 डेज़ यानी 5 दिनों तक रहते हैं और कोई पास्ट की बात नहीं करते, बड़ा हैप्पी रहते हैं एक दूसरे के साथ। और एक दिन जो टेस है ये एंजल से कहती है, देखो एंजल्स, मैंने मर्डर किया है, अब मुझे पुलिस ने पकड़ लेना है, मुझे हो सकता है फांसी ही हो, क्योंकि इतना बड़ा वो रईस आदमी था जिसका मैंने मर्डर किया है और मैं इसको कबूल भी करती हूँ और मुझे लोगों ने देखा भी है। तो तुम ऐसा करना, इसके बाद जो मेरी सिस्टर एलिज़ा है, यानी जिसे लीज़ा लू कहते हैं सारे प्यार से, तुम इसके साथ शादी कर लेना मेरी, जब मुझे फांसी वगैरह हो जाए तो जो एंजल्स है तो ये ना बस चुप करके बैठा रहता है आगे से। अब एंजल और टेस रात को सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो 4 पुलिस वाले इनके इर्द गिर्द खड़े होते हैं और ये सो रही होती है टेस। तो एंजल उनसे कहता है कि अभी ये सो रही है, प्लीज़ इसे थोड़ी देर और सो लेने दो, जब ये उठेगी तो इसको लेकर चले जाना। तो वो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसके बाद जो टेस है वो उठती है और उसे पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं। जब पुलिस वाले टेस को अरेस्ट करके ले जाते हैं तो ये फिर लीज़ा से, यानी जिसके साथ इसने कहा होता है ना टेस ने कि तुम मेरी सिस्टर लीज़ा हूँ से शादी कर लेना एंजल्स को, तो ये उसके साथ खड़ा होकर एक जो टावर होता है उसकी तरफ 8 ओ क्लॉक के ऊपर, यानी जब 8 ओ क्लॉक ये टाइम तय किया जाता है कि टेस को फांसी दे दी जाएगी, तो ये इस तरह से खड़े होकर दोनों एक पहाड़ी के ऊपर एलिज़ा हूँ और एंजल्स देख रहे होते हैं उस टावर को। अब उस टावर के ऊपर ब्लैक फ्लैग, यानी जो मौत का निशान होता है ना, ब्लैक फ्लैग, इसको लहरा दिया जाता है एट 8 ओ क्लॉक। ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है 8 ओ क्लॉक का। तो 8 ओ क्लॉक एक ब्लैक फ्लैग टावर के ऊपर लहरा दिया जाता है। इसका मतलब ये कि टेस को फांसी दे दी गई है और यहीं पर यह नावल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि टेस ऑफ द डूबरविल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में थॉमस हार्डी की बायोग्राफी को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।